गांगुली है और मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। मैं आपके लिए अपना नया वीलॉग लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स। इस वीलॉग सीरीज में हम मईशत को कैसे समझना है, उसके अंदर जो चैलेंजेस मौजूद हैं उनको कैसे समझना है और उनसे निपटने के क्या तरीके हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे मुख्तलिफ गेस्ट जिनके ख्यालात सुन के हमें इन चैलेंजेस को समझने में और इनसे निपटने में मदद मिल सकती है। इस सीरीज के पहले वीलॉग में हमारे साथ आज मेहमान होंगे डॉक्टर अक्तस अफजल। इनका तारुफ मैं कुछ ही देर में आपसे कराऊंगा। चलिए हम चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। हेलो अगेन एवरीबॉडी। मैंने जिस तरह अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि हमारे साथ एक आज बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं। इनफैक्ट ये मेरे जो नया वीलॉग है ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स के पहले गेस्ट हैं डॉक्टर अक्तस अफजल, जिसका मैंने आपको पहले कुछ देर पहले ही नाम बताया। डॉक्टर अक्तस अफजल हबीब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये वहाँ के सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी प्रोग्राम को हेड भी करते हैं। ही इज़ ऑल्सो द चेयर ऑफ द डिपार्टमेंट। ही इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट। ये अमेरिका में फुलब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर अपनी पीएचडी करके वापस आए हैं कुछ अर्सा पहले ही। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडे। आपने बहुत रिसेंटली अभी एक आर्टिकल लिखा डॉन के अंदर जिसका नाम था पैंडेमिक इकोनॉमिक्स, और एज द टाइटल सजेस्ट लगता ये है कि ये जो हमारा करंट सार्स CoV-2 का जो पैंडेमिक है, दिस रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्यों ऐसी जरूरत पेश आ रही है हमें कि हम इकोनॉमिक्स को एक नए नजरिए से देखें या नए तरीके से देखें, खास तौर पे आजकल के टाइम के ऊपर। तो पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर देन आई हैव गॉट अ कपल ऑफ अदर क्वेश्चंस एज वेल दैट आई वुड लाइक टू शूट योर वे। चलो, थैंक यू फहद। आपने मुझे मौका दिया, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकूंगा। तो also thank you for the very kind introduction. I don't know, I'll try to be worthy of your introduction. तो without further ado, मैं ये कहूँगा कि आपने सवाल पूछा पैंडेमिक इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखें, ये जो पैंडेमिक इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, इसलिए किया है कि ये जो कोविड-19 का जो एक पैंडेमिक या एक बीमारी जो फैल रही है पूरी दुनिया में, ये एक पब्लिक हेल्थ का क्राइसिस तो है ही। इसके साथ साथ ये एक बहुत ही बड़ा मुआशी बहरान है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। यानी कि ये आप देखिएगा कि ये बहरान जो है चाइना के सिटी वुहान से शुरू हुआ और देखते ही देखते पहले इटली, फिर ईरान, फिर स्पेन, फिर अमेरिका, फिर पाकिस्तान, पर इसके पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया। तो इससे बहुत ही क्या कहना चाहिए, सिग्निफिकेंट किस्म के, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के मुआशी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि जब भी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्पीक अप अ लिटिल बिट, थोड़ा सा ऊंचा बात कीजिए। अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा अंदाजा नहीं रहा। तो इज इट बेटर नाउ? यस यस। देखें, तो अगर आप चाइना की तरफ देखें तो आपको ये नजर आएगा कि चाइना जो हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमी है, उसकी सप्लाई चेन में चाइना का एक क्रिटिकल नोड है। यानी कि जो भी चीज़ दुनिया में मैन्युफैक्चर होती है उसका कोई ना कोई पार्ट, मैं शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ कि चाइना में ज़रूर बनता है। मगर और प्रॉब्लम ये है कि अगर जैसे चाइना में फैक्ट्रीज बंद हो गई, गवर्नमेंट ने बंद कर दी कोविड-19 की वजह से, तो वो जब पार्ट्स इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रहे तो आप वो वाले जो चीज़ें हैं वो नहीं बना सकते। तो इसका एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि एक गाड़ी, फर्ज कीजिए कि अगर एक टोयोटा गाड़ी अगर बननी है, एक टोयोटा कोरोला गाड़ी बननी है, तो आप वो गाड़ी जो है 98% पार्ट्स के साथ नहीं बना सकते। आपको पूरे 100% पार्ट्स चाहिए गाड़ी बनाने के लिए। तो अगर कोई भी पार्ट मिसिंग हो जाए सप्लाई चेन के अंदर से तो उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। और चाइना में आपने देखा कि ये हुआ चाइना में। तो फिर सप्लाई साइड में चाइना का इतना बड़ा रोल है, तो ये बहुत से एक सप्लाई साइड शॉक्स सिस्टम में आना शुरू हो गए। अब अगर आप इसको डिमांड साइड से देखें तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो सेल्फ आइसोलेशन हो रही है, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, और मतलब फ्लाइट बैन्स लगे हुए हैं, किसी किस्म के इवेंट्स नहीं हो रहे, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो इससे डिमांड साइड से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया में
ना सिर्फ पाकिस्तान में भी ये आपको डिमांड साइड से इकोनॉमी के अंदर इम्पैक्ट होता नजर आएगा। गर्ज के दोनों सप्लाई साइड और डिमांड साइड से इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसका अगर आप स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो आपको ये नजर आएगा कि आप देखें, मैं रिसेंटली डेटा देख रहा था और मैंने देखा कि अभी तक जब 30 मिलियन अमेरिकन ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया, यानी कि 30 मिलियन का मतलब ये है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 3 करोड़ अमेरिकन ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया। यानी कि ये वो कंट्री है जहां पे कोविड-19 आने से पहले अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लेने वालों की तादाद तकरीबन 2 लाख थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 लाख से 3 करोड़ ये कितना बड़ा मुआशी बहरान है सिर्फ अमेरिका जैसी कंट्री के लिए। और अमेरिका पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। यानी हमारी जो बड़ी मार्केट्स हैं जिसमें हम अपनी एक्सपोर्ट्स बना के बेचते हैं, उसमें यूरोजोन है, उसमें अमेरिका है, उसमें चाइना है। चाइना में आपने देखा बहुत बड़ा बहरान आया, वुहान बंद है, चाइना बंद है। अमेरिका में आपने देखा कितना बड़ा बहरान आया, यानी 2 लाख अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लेने वालों से नंबर चला गया 3 करोड़ के ऊपर। यूरोप में अगर आप देखें, यूरोजोन में देखें, तो रिसेंटली मैं कोई एनालिसिस पढ़ रहा था जिसमें मुझे नजर आया कि यूरोप की इकोनॉमी तकरीबन 12% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब सवाल ये है कि मैंने सारे स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पेश कर दिए हैं, इसको एक चीज होती है, कहते हैं इसको कॉन्टेक्सचुअलाइज कैसे करें, यानी कि इसको समझें कैसे, कि कितना इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है या इसकी जो सीरियसनेस है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके सामने ये फैक्ट रखता हूँ कि चाइना की इकोनॉमी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो लास्ट टाइम जब चाइना की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी थी 40 साल पहले की बात है। तो यानी कि दुनिया ने 40, 50, 60 साल से इस किस्म की इकोनॉमिक हार्डशिप नहीं देखी। 1929, 1930 में जो एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान आया था जिसका नाम था द ग्रेट डिप्रेशन, उसको तकरीबन 90 साल हो चुके हैं। तो उस वक्त से लेके अब तक ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना है। अभी आप जिस तरह कह रहे थे कि सप्लाई साइड का शॉक और डिमांड साइड का शॉक दोनों तरफ से आया है, कोई दुनिया में पहली दफा हुआ इस तरह की चीज, या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि सप्लाई और डिमांड दोनों साइड से शॉक्स जो हैं वो सिमल्टेनियसली आए हैं? देखिए, मेरा जाती ख्याल ये है कि इन टर्म्स ऑफ द डिमांड साइड, यानी कि अगर आप देखें तो आई थिंक इससे बड़ा क्राइसिस था द ग्रेट डिप्रेशन। यानी कि आप उसमें अगर अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स देखें तो तकरीबन अमेरिका में 25% तक गए हुए थे, 25% ऑफ पॉपुलेशन। अभी जो ये 30 मिलियन लोगों का जो नंबर आ रहा है, ये 17-18% के करीब चल रहा है ये नंबर जो लोग बात कर रहे हैं कि, और माइंड यू ये पॉपुलेशन का नंबर नहीं होता, ये उन लोगों का नंबर होता है हु आर इन द लेबर फोर्स, जैसे कि यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये इसका मैग्नीट्यूड उतना बड़ा नहीं है फ्रॉम द डिमांड साइड। लेकिन अगर आप इसको सप्लाई साइड से देखें तो आपको मैं याद दिलाता चलूं कि 1929, 1930 वाज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड कंपेयर टू जो आजकल की दुनिया। आजकल की दुनिया एक बहुत ही ग्लोबलाइज्ड दुनिया है जिसमें अगर एक टोयोटा कोरोला असेंबल हो रही है पाकिस्तान में तो उसका एक बहुत से 20-30% पार्ट्स जो है वो पाकिस्तान में बनते हैं, बाकी सारे पार्ट्स चाइना से, दूसरी कंट्री से, पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। तो इट्स वेरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो उसमें चाइना का जो किरदार है वो बहुत एक कलीदी किरदार है। इट्स अ क्रिटिकल नोड इन द इंटरनेशनल सप्लाई चेन। तो सप्लाई साइड से हमने कभी इस किस्म की जो सोर्सिंग प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ख्याल में हमने पहले शायद नहीं देखे। इन दैट सेंस इट्स अ वेरी यूनिक इकोनॉमिक क्राइसिस। अच्छा, आपने पहले भी आप जब जिक्र कर रहे थे, अभी आपने दोबारा भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो यूएस है, यूरोजोन है, मिडिल ईस्ट है, ये पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में शामिल होते हैं। ख़ास तौर पे यूएस और यूरोजोन जो है ये एंड यूरोप इन जनरल एज वेल, ये हमारे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट्स में। तो यहाँ पे अगर डिमांड कोलैप्स करती है या कर रही है तो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर किस तरह से इफेक्ट आएगा,
और उससे हमारा जो एक रिलेटेड क्राइसिस है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो हम कुछ 2018 में भी उसके एक एपिसोड से गुजर चुके हैं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसके ऊपर कुछ अगर आप बात करें। अच्छा देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ऑब्वियसली जब हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोजोन, जीसीसी की कंट्रीज, इनमें जब क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस, और जीसीसी की कंट्रीज में एक डुअल क्राइसिस आ रहा है, यानी कि ऑयल की प्राइस भी वहाँ कोलैप्स कर गई, तो उस पर भी अभी मैं आऊँगा आपसे बात करके, उसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा थ्रू द रेमिटेंसेस। तो जब हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के अंदर डिमांड कोलैप्स करेगी, तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपोर्ट्स को वहाँ पे जाने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो ये ऑब्वियसली हमारे इसकी थोड़ी सी ऑफसेटिंग हो रही है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो कोलैप्स हुई हैं, थोड़ा सा हमें वहाँ स्पेस मिल रही है, लेकिन फिर भी आई पर्सनली थिंक कि एक्सपोर्ट्स हमारी कम से कम 20 से 25% उनके अंदर कमी, 20% तो कम से कम कमी आएगी पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के अंदर, जिससे बहुत ही नेगेटिव असरात मरतब होंगे हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के ऊपर। यानी कि अभी हम कुछ 24 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर 20% भी कम हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि कुछ 7-8 बिलियन डॉलर्स का, सॉरी 5 बिलियन डॉलर्स का फर्क पड़ जाएगा, 5 बिलियन डॉलर्स का। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट में। और जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उससे आपकी एक्सचेंज रेट के ऊपर भी असर आएगा, जो कि हमने थोड़ा सा देखा कि ऑलरेडी 155-156 पर डॉलर खड़ा हुआ था, वो एकदम स्लाइड किया और 167 तक पहुंच गया। उसमें से दोबारा कुछ बेहतरी आई है, आज रेट जो था 161 के ऊपर था, बट जनरली एक स्लिपरी स्लोप है पाकिस्तानी रुपी, जिसके ऊपर वो स्लाइड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। लेकिन एक और जो मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहूंगा, वो बात ये है कि एक तो हमें हिट होगा करंट अकाउंट डेफिसिट की मद में, यानी कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स वहां से कम हो जाएंगी। दूसरा कि जीसीसी की कंट्रीज के अंदर जिस तरह से वहां पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, वहां पे ऑयल की प्राइस भी कोलैप्स कर रही है, तो ये जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स वहां पे बैठे हैं, उनमें से बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, जिससे मसला ये आएगा कि हमारी जो रेमिटेंसेस जिनके ऊपर हम रिलाई करते हैं इन ऑर्डर टू गेट फॉरेन एक्सचेंज, वो बहुत कम हो जाएंगे। मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने एक हफ्ता पहले एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी देखी है, जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के ऊपर कोई 20 से 23% जो रेमिटेंसेज हैं वो कम हो जाएंगी। तो हमारी जो टोटल रेमिटेंसेज हैं अराउंड $20 बिलियन हैं। पर्सन का मतलब ये है कि $4 बिलियन, यानी कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हमें नजर आ रहा है कि कोई $10 बिलियन का एक फॉरेन अर्निंग्स का गैप क्रिएट होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, जो हमें नहीं पता कि हम कहां से फिल कर सकेंगे। फिर उसके बाद जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जैसे कोविड-19 के बाद दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो लोग जो है, जो इंटरनेशनल कैपिटल है, वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ भागता है। और दुनिया में सबसे जो सेफ इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द मोर सेफर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, वो यूएस ट्रेजरी बिल्स हैं। तो फिर से जो इन्वेस्टमेंट है, उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो फ्लो है, वो पाकिस्तान से निकल के आप देखेंगे कि वो जाना शुरू कर देगा बाहर की डेस्टिनेशंस पे। और उसमें एक बहुत बड़ा ताल्लुक कि हमारी मैं कहूँगा बहुत ही थोड़ी सी इल कंसीव्ड मॉनेटरी पॉलिसी का है, जिसमें हमने पिछले दिनों में बहुत हाई इंटरेस्ट रेट रखा हुआ था 13.25%, जिसमें हम अट्रैक्ट करना चाह रहे थे फॉरेन फ्लोज को, जिसको हॉट मनी कहते हैं। अब मैंने कई दफा पीटीवी प्रोग्राम्स में जाकर ये बात करी कि देखें, ये एक बंद गली में आप घुसते चले जा रहे हैं। जब भी आप अपना इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, ये सारे का सारा पैसा फिर से वापस चल जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें हमने देखा है कि पाकिस्तान में होने जा रही हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ना जा रहा है बहुत ज्यादा, रेमिटेंसेस नीचे जाना शुरू हो जाएंगी, और ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के ऊपर असर आएगा। कह रहा हूं, लेकिन आपने अपने आर्टिकल के अंदर भी एक और बात मेंशन की थी। आई वुड एक्चुअली वांट यू टू रिस्पॉन्ड टू दैट एज वेल एंड कमेंट ऑन दैट एज वेल। वो ये था कि पाकिस्तान की अगले कुछ सालों में कुछ $40 बिलियन की लोन रिपेमेंट्स भी आ रही हैं, डेट सर्विसिंग का।
तो वो $10 बिलियन हमारे पास यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है, $40 बिलियन की हमें लोन रिपेमेंट्स करनी है, डेट सर्विसिंग करनी है, तो ये हम कैसे मैनेज करेंगे? ये हम मैनेज नहीं कर सकते, इसका शॉर्ट आंसर है। और इसका जो लॉन्ग आंसर है वो ये है कि 2019 से लेकर 2023 ये कुछ 4-5 साल का जो अरसा है, इसमें पाकिस्तान ने तकरीबन $40 बिलियन हमने इंटरेस्ट रेट की मद में अदा करने, इंटरेस्ट रेट यानी कि जो सूद है कर्जे पे वो हमें अदा करना है। ये प्रिंसिपल की पेमेंट, ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट जो हमें सूद अदा करना है। यानी कि आप ये देखें कि पिछले साल हमने तकरीबन $11.6 बिलियन इंटरेस्ट रेट की मद में दी है। इस साल हमारी लायबिलिटी $12.6 बिलियन है। तो इस तरह से ये आप देख सकते 25 बिलियन तो ये हो गए स्ट्रेट अवे। तो हमें सूद बहुत ज्यादा अदा करना है इंटरनेशनल जो हमारा एक्सटर्नल डेट है उसके ऊपर। तो हमारा जो टोटल एक्सटर्नल डेट है जनाब वो इस वक्त $110 बिलियन हो चुका हुआ है, जिसके ऊपर हमें सूद अदा करना है। उस पर आप फिर देख सकते हैं कि ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो 10 बिलियन की हमने ऑलरेडी बात की है, जो फॉरेन एक्सचेंज में कमी नजर आ रही है हमें, तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि ये जो गवर्नमेंट है ये कैसे मैनेज करेगी इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट देना। तो ये एक बहुत ही सीरियस सूरत हाल है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट नहीं दे सकते तो देन वो फिर आपको डिफॉल्ट की तरफ सोचना पड़ता है, और जब भी कोई इकोनॉमी डिफॉल्ट करती है तो उसको 10-15 साल लग जाते हैं वहां से रिकवर करते हुए। ये बहुत एक सीरियस सिचुएशन की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। तो एक तो ये इशू है डॉक्टर फहद, और एक उसमें कुछ और भी इश्यूज हैं जो कि आई थिंक जो कि मैं कहूँगा कि लोगों के इश्यूज हैं। ये तो हमने बात कर ली एज इकोनॉमिस्ट, जिसमें हमने नंबर्स की गेम खेल ली, लेकिन देखें इसमें एक लोगों का एंगल भी है। और वो लोगों का एंगल ये है जनाब कि अगर आप को $12 बिलियन देने हैं सूद की मद में, तो आप कैसे अपनी कंट्री में जिसमें इतना बड़ा भूचाल आया हुआ है, जिसमें इतना बड़ा एक पैंडेमिक चल रहा है, लोग बीमार हैं, लोग बेचारे उसकी नजर हो रहे हैं कोविड-19 की, लोगों के कारोबार नहीं है, हमें बेसिकली जरूरत है कि हम सारे का सारा पैसा जितना भी हमारे पास है हम अपनी इकोनॉमी में इन्फ्यूज करें, उसमें डालें, अपने लोगों को दें, अपने हेल्थ सिस्टम के अंदर डालें, उसको ज्यादा रेजिलिएंट बनाएं। क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास N95 मास्क नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है, सारी चीजें पैसों से बनती हैं। तो क्या हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे या हम बाहर के लोगों को सूद की मद में अदा करेंगे? तो ये कैसे हम करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 1.2 ट्रिलियन रुपीस का पैकेज ऑफर किया है, स्टिमुलस पैकेज जो दिया है, आपके ख्याल में डू यू थिंक इट वोंट बी एनफ? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कुछ तकरीबन $7.5 बिलियन बनते हैं। अब मैं आपको एक अगेन कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक देता हूं जो कि आपको थोड़ा हैरान और परेशान करेगा। अब आप देखें कि जापान ने, ठीक है वो बहुत एक अमीर मुल्क है, लेकिन वहां भी इंसानी लोग रहते हैं, यहाँ भी इंसान है, हमारी भी वही जरूरियात हैं जो उनकी जरूरियात हैं। उन्होंने अपनी इकोनॉमी में $990 बिलियन का स्टिमुलस इंजेक्ट किया है। कितना किया? 7.5 बिलियन। और जापान ने किया है $990 बिलियन। अमेरिका को देखें, अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी तकरीबन 3000 बिलियन का स्टिमुलस इंजेक्ट किया है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वही प्रॉब्लम उनको भी फेस हो रहा है, लाइवलीहुड्स का, जॉब्स वहां नहीं है, कोविड-19 का वहां प्रॉब्लम, वही हमें प्रॉब्लम, आप कैसे 7.5 बिलियन के साथ इंगेज करेंगे? ठीक है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बट देन दिस मीन्स कि हमें एज अ सोसाइटी वो फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी इस वक्त इस सोसाइटी को जरूरत है। और उसमें डेट के लिए रिलीफ लेना बाहर के मुल्कों से शामिल है, उसमें कोई और अरेंजमेंट्स क्रिएट करना। कुछ हमारे लिसनर्स को ये बता दें कि फिस्कल स्पेस से क्या मुराद है आपकी? देखिए फिस्कल स्पेस एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। उसका मतलब ये है कि बेसिकली ऑन द फाइनेंशियल साइड, यानी गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है किसी भी क्या कहना चाहिए, किसी भी हेड में एक्सपेंड करने के लिए। बेसिकली इन अदर वर्ड्स इट मींस फिस्कल स्पेस का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है किसी भी चीज में इंजेक्ट करने के लिए। अगर मैं तो कुछ
जो है ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए इस वक्त। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि गवर्नमेंट के पास ये ताकत भी और ये इख्तियार भी तो होता है ना कि वो हम जिसको आम इस्तिलाह में कहते हैं कि वो नोट छाप सकती है। सॉरी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम व्हाई कांट वी प्रिंट आवर वे आउट ऑफ दिस क्राइसिस। देखें हम इसलिए नहीं, देखिए लोकली तो हम कर सकते हैं। आई मीन लोकल मे बी दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग टू डू। आप यू कैन स्टार्ट प्रिंटिंग मनी रुपीज एंड यू कैन स्टार्ट इंजेक्टिंग देम इन द इकोनॉमी। लेकिन उसके बहुत से मसाइल होते हैं जब आपने बाहर की कंट्रीज को पैसे वापस करने होते हैं, क्योंकि उसमें एक एंगल तो ये हो सकता है ना डॉक्टर फहद कि आप देखें अगर आप बहुत से नोट प्रिंट करेंगे, द प्रिंटिंग मनी अगर आप करेंगे कोट एंड कोट, तो उससे आपके रुपये की वैल्यू depreciate हो सकती है. You know, when there is a huge supply of rupee in the economy, that will bring the value of the rupee down in terms of the exchange rate. तो आप एक साइकिल में एंटर हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप नोट छापते चले जा रहे हैं और उसको कन्वर्ट करके आप बाहर वाले क्रेडिटर्स को भी दे रहे हैं, उससे आपकी मजीद एक्सचेंज रेट गिर रहा है, एंड देन और वो एक विशियस साइकिल बन सकता है जिसमें यू विल प्रोबेबली एंड अप गोइंग टर्निंग इनटू अ जिम्बाब्वे. और जगह थी जिसका नाम था वाइमार रिपब्लिक, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड से लेके नाजी जर्मनी 1933 के बीच में एग्जिस्ट करती थी, जिसमें एक मैसिव, आपको पता है, इन्फ्लेशन हुई है. सुबह कीमतें कुछ और होती थी, रात तक वो कुछ और हो जाती थी. तो उस किस्म की इन्फ्लेशन हो सकती है एज अ डेवलपिंग कंट्री. ये आई थिंक, लेकिन आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर अपनी लोकल इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टिमुलेट करना हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा मनी प्रिंट करके टू स्टिमुलेट योर इकोनॉमी फिस्कल साइड से, अगर आप जो है ना स्पेंडिंग शुरू कर दें, इफ द गवर्नमेंट स्टार्ट्स इंजेक्टिंग मनी, जैसे आपके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, यानी बजाय इसके कि आप लोगों को जितने भी 1200 रुपए महाना जो उसका तकरीबन रेट है वो देने के बजाय आप उसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं लोगों के लिए. हमारे पास ऑलरेडी मैकेनिज्म बना हुआ है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब लोगों के लिए. और गरीब लोगों का और गरीब अमीर लोगों का फर्क ये होता है कि जब आप गरीब लोगों को ज्यादा पैसे देते हैं तो उनकी जरूरियात ऑलरेडी ज्यादा होती हैं, उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मच हायर देन द रिच पीपल. तो वो उस एडिशनल रुपी का बहुत बड़ा परसेंटेज वापस इकोनॉमी में डालते हैं as compared to the rich people. तो I think short term गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि ये गरीब लोगों के लिए डबल ट्रिपल जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर दिया जाता, ताकि वो इकोनॉमी में पैसे डालते, उनकी जरूरियात हैं वो चीजें खरीदते, ताकि हमारी पूरी इकोनॉमी का पहिया एकदम से चलना शुरू हो जाए. ये किया जा सकता है. मेरा ख्याल है इसमें कोई कबाहत नहीं है इसके करने में. उससे पहले आप बात कर रहे थे कि हमें हर तरीके से एक फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी है जिसमें हुकूमत जो है वो उसके पास एक स्पेस अवेलेबल हो, उसके पास एक जगह अवेलेबल हो जिसके अंदर वो पैसे खर्च कर सके. तो ये हम फिस्कल स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हमें किस किस्म के पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो हमें लेने की जरूरत है इस मौके के ऊपर, ताकि हम इस क्राइसिस को उससे निपट सकें? ठीक है, देखिए इसमें दो तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका तो ये है कि शॉर्ट टर्म में क्या करना है. शॉर्ट टर्म में तो कोई स्ट्रक्चरल या कोई डीप सीटेड चेंजेस तो हो नहीं सकते. तो आपको इन द फाइनल एनालिसिस एक्सपेंडिचर साइड से ही जो है वो मनी को इंजेक्ट करना पड़ेगा इनटू द इकोनॉमी. हाँ, अगर आप देखते हैं मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म और आप मुझसे पूछते हैं कि हमें कैसे अपनी फिस्कल स्पेस बढ़ा सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें यही मैं कहूँगा कि आपको अपनी रेवेन्यू साइड जो है वो यानी कि ज्यादा महसूलात लेकर ही बढ़ा सकते हैं. और उसमें सिर्फ टैक्स को ज्यादा कर देना एक जो लोग समझते हैं वो ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है. अगर आप एक्चुअली टैक्स का साइज, टैक्स की परसेंटेज कम कर सकते हैं. अगर आपकी ओवरऑल इकोनॉमी का साइज बढ़ जाए तो स्टिमुलेट करने की वजह से, तो वो छोटा परसेंटेज भी आपको ज्यादा रेवेन्यू दे सकता है. लेकिन अगर एक ग्लोबल रिसेशन आई हुई है और हम भी उस रिसेशन का हिस्सा हैं, तो कैसे मुमकिन होगा कि हम अपना टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ाएं? क्योंकि हमारा बेशतर टैक्स रेवेन्यू जो है वो आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वो आता है मूवमेंट ऑफ गुड्स से. या तो वो इंपोर्ट स्टेज पे हम कस्टम्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं, या इंपोर्ट स्टेज पे सेल्स टैक्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं, या
लोकली हम सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कलेक्ट करते हैं। तो ये जो तीन या दो सोर्सेज हैं आपकी इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो हैं टैक्स रेवेन्यू की, वो लार्जली डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो ही नहीं रही या वो सेल ही नहीं हो रही, तो टैक्स कैसे कलेक्ट कर पाएगी तुम? ठीक है, इट्स अ फेयर क्वेश्चन। मैं बेसिकली आपको एक 2 स्टेप स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ द फर्स्ट स्टेप आप ये करें कि आप एक मैसिव फिस्कल स्टिमुलस दें इकोनॉमी के अंदर, ताकि इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो। जब आप मनी इंजेक्ट करेंगे तो थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट या थ्रू पुअर पीपल हैविंग अ हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो ज्यादा पैसे इंजेक्ट होंगे इकोनॉमी के अंदर, और इकोनॉमी स्टिमुलेट होगी जब खरीदो फरोख्त होना शुरू हो जाएगी, जब मनी इंजेक्ट होगा। और जब मनी इंजेक्ट होगा और ज्यादा चीजें जो है वो सर्कुलेट करने शुरू हो जाएंगे, उससे आपका जीडीपी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ता है, और जीडीपी जब बढ़ेगा तो उसको फिर आप टैक्स करके अपनी आप फिस्कल स्पेस बढ़ा सकते हैं इन द मीडियम टर्म। बट द फर्स्ट स्टेप इज स्टिमुलेट द इकोनॉमी। So the first task that this government should be focusing on is to come up with ways to stimulate the economy. Economy का पहिया जो जाम लग रहा है कि जाम होने जा रहा है, उसको दोबारा से घुमाने की जरूरत है। Well, on this note, I think I would like to thank you, Dr. Akhtar Safzal. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज ज्वाइन किया और हमें ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि जो कोविड-19 है या SARS-CoV-2 का पैंडेमिक है, इससे ग्लोबली क्या इम्पैक्ट होंगे, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे और वो पाकिस्तान के ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं। तो लेट मी साइन ऑफ ओवर हियर। आप सबसे मुलाकात, जो हमारे सामने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सबसे मुलाकात होगी एक नए शो में, एक नए गेस्ट के साथ होपफुली। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स विद शाहद अली।